तो हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी किसी भी सॉल्यूट का रहता है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियली बिहेव करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है, यानी रॉल्ड्स लॉ वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो एक ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पड़ा हुआ है तो उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। इन स्पेशल प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके, तीसरा पढ़ रहे थे। पहला पढ़े रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि अगर कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या, जिसमें कि वेपर नहीं बनता, जनरली सॉलिड होता है। तो कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि हम एक वोलेटाइल लिक्विड में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। और उसके लिए एक फार्मूला था, फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0। इसी को RLVP कहते हैं और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। इसके बाद फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको यदि एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था उससे बढ़ जाता है, यानी कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसके लिए फार्मूला भी हम लोगों ने देखा, आज फिर से उसको हम रिवाइज करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसको वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है घट जाता है, यानी अब जो सॉल्यूशन बना ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। इसके पीछे रीजन भी बताया था, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जहां पर कि किसी भी लिक्विड का सॉलिड और लिक्विड फेज अपने वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी तीनों ही फेज इक्विलिब्रियम में है। अब चूंकि वेपर प्रेशर घट जाता है तो अब जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा लोअर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, यानी लो वेपर प्रेशर मींस लो टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर घट जाता है। उसी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं, है ना। पढ़ रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डायग्राम बनाते हैं, जिसमें कि y एक्सिस पर वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का और x एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो ग्राफ का जो नेचर था ना वो कुछ इस तरह से था, है कि नहीं। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि ऐड करते थे तो सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ था उसके नीचे से गुजरता था, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है इस तरह से। तो फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जहां पर कि ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। और ये जो ग्राफ बनाया ये है सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर कि तीनों ही फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यही वो ये जो पॉइंट है यहाँ जो हमने लिखा है, ये जो पॉइंट कह रहे हैं
यहाँ पर तीनों ही इक्विलिब्रियम में होता है और यही फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का, जहां पर कि तीनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं। और ये जो एक और हम खींच रहे हैं ये लाइन, थोड़ा हम इसको कलर चेंज करें। ये देखो, ये जो एक और हमने लाइन खींचा है ना, ये लाइन और ये लाइन मिल करके ये शो करता है कि यहाँ पर तीनों ही फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक फेज डायग्राम होता है, पहले पता नहीं फेज डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले वो हम बता देते हैं। देखो, ये प्रेशर होता है और ये टेम्परेचर, और कोई भी सब्सटेंस है उसका तीनों फेज हो सकता है। तो तीनों फेज के लिए एक डायग्राम होता है इस तरह से, है ना, जैसे वाटर का, तो वाटर के लिए एक डायग्राम इस तरह से होता है। ये जो लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में सॉलिड फेज होता है, इस लाइन के राइट में लिक्विड फेज होता है कि नहीं, और इस लाइन के राइट, ये जो लाइन है इसके राइट साइड में गैसियस फेज होता है किसी भी सब्सटेंस का। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई एक पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट, यहाँ पॉइंट हमने लिया, तो गिवन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होगा ना, ये वाला टेम्परेचर और ये वाला प्रेशर होगा, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का सॉलिड फेज होगा। उस तरह से अगर कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब क्या, कि उस सब्सटेंस के लिए प्रेशर ये वाला है और टेम्परेचर ये वाला है, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जो फिजिकल स्टेट होगा वो सब्सटेंस का गैस होगा। यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन, इसके राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा गैस है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में लिक्विड है, और इस लाइन के इस इधर अगर राइट जब में जाओगे तो गैस है और इधर है सॉलिड। यानी बेसिकली इस पॉइंट पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है ना, ये जो लाइन है सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पर है, यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर यहाँ पर है तो दोनों फेज प्रेजेंट है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है कि नहीं। थोड़ा सा भी राइट में जाओगे तो लिक्विड मिलेगा, और थोड़ा सा भी लेफ्ट में जाओगे तो सॉलिड मिलेगा। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कि तीनों ही फेज इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर पानी है तो ये वाला जो पॉइंट हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर कि लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और उसी का वेपर फेज तीनों ही इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसको कहते हैं फेज डायग्राम। दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम। तो इस फेज डायग्राम के हेल्प से यहां से समझो। देखो, ये है ना, बेसिकली यहां से ऐसे पॉइंट गुजरता है, ये डॉटेड लाइन, ये ऐसे, और यहां से भी डॉटेड लाइन ये है। यानी अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखोगे, प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, ये और ऊपर तक अगर हम खींचे प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से, तो प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से ये वाला जो लाइन हुआ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा सॉलिड मिलेगा, इस लाइन के राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा, लिक्विड फेज उस सब्सटेंस का, और ये जो लाइन है इसके राइट हैंड साइड में गैसियस फेज, जी का मतलब गैसियस फेज मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कि सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज तीनों ही इक्विलिब्रियम में है, उसी पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। किसके लिए देख रहे हो, प्योर सॉल्वेंट के लिए देख रहे हो। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए यही जो पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, TF0 उसको हमने कह दिया। यानी बेसिकली ये जो हम लिख रहे हैं TF0, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। पहले बढ़िया समझ लोगे, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। प्योर के लिए नोट लगाते हैं ना, नोट लगा दिया।
और सॉल्यूशन के लिए यही जो पॉइंट है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये जो पॉइंट जहां पर कि तीनों फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज तीनों ही इक्विलिब्रियम में यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट हुआ ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ इसको हम कह रहे हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये जो फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ हमने लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? ये सोल्यूशन का है। सो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। यानी बेसिकली टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ। मतलब क्या? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। डिप्रेशन का मतलब क्या? घट जाना। तो इसी को डेल्टा टीएफ कहते हैं, डेल्टा टीएफ। इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन का मतलब कितना घट गया, कितना घट गया मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल में से इनिशियल माइनस नहीं करोगे, टीएफ माइनस टीएफ नॉट नहीं करोगे, कितना घट गया। तो घट कितना गया? ज्यादा किसका था? प्योर सॉल्वेंट का, टीएफ नॉट ज्यादा है, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसका? सोल्यूशन का, जिसका कि कम हो गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, इसको नोट करो। हो गया सर? नो सर, अभी नहीं हुआ। हो गया सर। लिखो बेटा लिखो। हो गया सर। सबका हो गया बेटा? सबका हो गया? अब जरा देखो ध्यान से, बड़ा सिमेट्रिकल फार्मूला आने वाला है। अभी हम लोग पढ़े कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो पाया ये गया it was found that ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ, मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब अभी जो सिखाया था फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट वाला में से सॉल्यूशन वाला को माइनस करना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आया एकदम सिमेट्रिकल, डेल्टा टीएफ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी।
तो डेल्टा टीएफ के लिए फॉर्मूला आ गया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केएफ एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अगर याद करो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एकदम वैसा ही फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था डेल्टा टीबी के लिए? केबी मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। बस थोड़ा सा का फर्क है, जो पहले केबी लिख रहे थे उसी के जगह पर केफ है, अदरवाइज फॉर्मूला एकदम सिमेट्रिकल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला यदि फॉर्मूला आपको याद है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी फॉर्मूला याद रहेगा ही रहेगा, एकदम सिमेट्रिकल है। जहां पर कि केफ जो है ना, केफ को हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एक तो ये, और एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। रोने वाला, क्राई का मतलब क्या? रोने वाला। फ्रीजिंग होता क्या है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, मतलब सॉलिड था लिक्विड बन रहा है तो बेचारा रोएगा, इसलिए क्राई से आता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ज्यादातर इस्तेमाल होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट केफ। अब इस केफ का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है। सॉल्यूट के नेचर पर केफ का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। जैसे केबी डिपेंड करता था सॉल्वेंट पर, यानी सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू होता है, उसी तरह से केफ का वैल्यू भी सॉल्वेंट के लिए होता है। यानी बेसिकली केफ इज प्रॉपर्टी, मतलब गुण है ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। कौन सा सॉल्यूट है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं। सॉल्यूट का केफ नहीं होता, सॉल्वेंट का होता है। अब इसके यदि हम यूनिट की बात करते हैं, है ना, यूनिट ऑफ केफ, तो बिल्कुल केबी वाला ही तो यूनिट होगा। फार्मूला तो वैसा ही था, यहाँ डेल्टा टीबी था, यहाँ केबी था, बस यहाँ डेल्टा टीएफ हो गया। तो डेल्टा टीएफ क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस। केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो क्या हो जाएगा? केल्विन लिखा एंड पर मोलल, यानी बेसिकली जो केबी का यूनिट होगा वही केएफ का भी यूनिट होगा। अब डेल्टा टीएफ के लिए एक फार्मूला तो आ ही गया, केएफ मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। यानी क्वेश्चन में मोलालिटी डायरेक्टली दे दिया तो यही वाला फार्मूला यूज कर लेना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मास वगैरह दे देता है, मास ये है, या कंसंट्रेशन टर्म दे देता है, वहां से मोलालिटी निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या फार्मूला करेंगे? पिछले क्लास में भी सिखाया था और फिर से सिखा रहा हूं। देखो मोलालिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। यदि सॉल्यूट का मास दिया है W2 से रिप्रेजेंट करते थे ना, तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। ये क्या मिला? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास को W1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्राम में होता है। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक और फार्मूला निकल करके आया। इस फार्मूला को भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि मोलालिटी निकालते कैसे है, तो मोलालिटी निकालते कैसे हैं यहाँ निकाल लेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और डेल्टा टीएफ आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बार बार यूज होगा। और देखो इंटररिलेट करके याद किया करो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला डेल्टा टी भी था, यहाँ डेल्टा टीएफ है, वहां पर के भी था, यहाँ पर केएफ है। इतना ही का तो सिर्फ फर्क है, वो बढ़ता था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो जिस तरह से थर्मोडायनेमिकली केवी का वैल्यू आया था ना, तो केव के लिए भी एक फार्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स से आता है। क्या फार्मूला है? एकदम सिमेट्रिकल। आर, वहां टीबी नॉट था, यहाँ टीएफ नॉट होगा। आर टीएफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एल एफ। बताते हैं सब टर्म है क्या। और इसी का एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, आर
TF नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास सॉल्वेंट का डिवाइड बाई 1000 डेल्टा HF है ना। एक फॉर्मूला ये भी आया केफ के लिए, जहां पर कि कौन सा टर्म क्या है अभी डिफाइन करते हैं। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जहां पर भी कैपिटल आर रहता है वो रहता क्या है, वही गैस वाला और क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का कौन सा वैल्यू ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ ले लिया 8.314 ले लोगे तो आंसर कभी मैच नहीं करेगा। ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है थर्मोडायनेमिक्स से, आर का वैल्यू जो लिया गया था, यहाँ पर लिया गया था 2 वाला, यानी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये तो यूनिट होता है, यानी कैलोरी वाला याद रखना है, 2 कैलोरीज होता है। TF नॉट, नॉट का मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट, और F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी बेसिकली ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और किसका, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट किस में, इन केल्विन। देखो किसी भी फार्मूला में टेम्परेचर का वैल्यू जो पुट किया जाता है वो केल्विन में होता है, डिफरेंस सेम होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू टेम्परेचर का जो होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर केल्विन में वैल्यू को पुट करना है। LF, L का मतलब लैटेंट हीट, F का मतलब फ्यूजन। फ्यूजन कहो मेल्टिंग कहो दोनों बात सेम है, यानी दिस इज बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्ट करना, पिघलाना। यूनिट याद रखना है इन कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम कोई यदि सॉलिड है तो उसको मेल्ट करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा ना कैलोरी में, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है कि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ। फ्यूजन का मतलब पिघलाने में, कितना पिघलाने में, 1 ग्राम को मेल्ट करने में, तो जितना हीट देना पड़ेगा उसी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और इस फार्मूला में हीट का जो यूनिट पुट करना है ना, वो पुट करना है कैलोरी में, है कि नहीं। अब रह गई बात, LF को ही डेल्टा HF से भी कभी कभी वैल्यू तो देता है ना, वो कैलोरी पर ग्राम में नहीं देता बल्कि पर मोल में दे देता है। तो डेल्टा H का मतलब क्या, एंथैल्पी का चेंज। एंथैल्पी का मतलब क्या, अभी समझोगे हीट है, यानी बेसिकली हीट का ही चेंज। तो ये भी एक तरह का लेटेंट हीट ही है लेकिन पर मोल है, इसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। हीट कहो या एंथैल्पी कहो दोनों बात सेम है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन, बस यूनिट इसमें कैलोरी में है, ये तो बात ठीक है कि यूनिट कैलोरी में है एनर्जी का या हीट का, लेकिन पर मोल के हिसाब से, यानी क्वेश्चन में पर मोल के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, तो हमको तो पर ग्राम चाहिए, कोई बात नहीं, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो यही तुम्हारा पर ग्राम हो जाएगा। तो डेल्टा HF यदि कैलोरी पर मोल में दिया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो यही LF के बराबर हो जाता है। तो ये जो हीट ऑफ फ्यूजन लिखा ना, इस हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। एंथैल्पी कहो या हीट कहो दोनों बात सेम ही होगी, बस यूनिट को देख कर। कभी कभी ना खाली हीट ऑफ फ्यूजन लिख देता है, तो उसका यूनिट देखो कि किसमें दिया है। यदि कैलोरी पर ग्राम में दिया तो पहला वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और यदि कैलोरी पर मोल में दिया तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पर कि स्मॉल m1 ऊपर में जो है वो मोलर मास से, किसका मोलर मास से, सॉल्वेंट का। सब सॉल्वेंट के हिसाब से इसमें कुछ भी सॉल्यूट नहीं है, मोलर मास सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही है बेटा, जैसा कि आप लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था। तो इंटर रिलेट करके अगर देखोगे तो दोनों ही फॉर्मूला बढ़िया से याद हो जाएगा, नोट कर लो।
सब देख पा रहे हो सिमिलरिटी फार्मूला में, क्योंकि लास्ट वाला जो क्लास में फार्मूला लिखवाया था एग्जैक्टली उसी तरह से है। अंजलि, आदित्य, पीयूष, राज, अनिश कुमार, सिमिलरिटी नजर आ रहा है बेटा सबको? राहुल, भारती, गीता, हाँ, यानी एक जो तुम्हारा फार्मूला याद हो गया ना, तो दूसरा फार्मूला भी याद हो सकता। तो ये 3 फार्मूला याद कर लेना। सर हाँ बोलो। अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो सर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? अल्टीट्यूड देखो, अब जरा सोचो, फ्रीजिंग पॉइंट जहां पर कि ये जो वेपर प्रेशर है कि नहीं, और उसी का लिक्विड और सॉलिड जो है तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब मैं पूछता हूं, मुझे जवाब देना। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने पर वेपर प्रेशर घट जाता है कि नहीं? तो वेपर प्रेशर यदि घटता है तो बताओ, अब जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ज्यादा घटेगा, ऊपर अगर जाएंगे तो ज्यादा घटेगा, तो ज्यादा घटेगा तो उसके हिसाब से बताओ कि अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा लो प्रेशर पे करेगा कि हाई प्रेशर पे करेगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर पे करेगा, है कि नहीं? तो उसके अनुसार फ्रीजिंग पॉइंट भी ऊपर जाने पर और घट जाएगा। हो गया सर। हो गया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया सबका बेटा? यस आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस। अब देखो, ये जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, खास करके जो फार्मूला डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का था, ये कांस्टेंट है केबी या तो केएफ एन मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। ये फार्मूला बढ़िया से यदि याद है तो इसके न्यूमेरिकल आराम से हो जाते हैं। करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, है ना? बढ़िया समझोगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट elevation in boiling point depression in freezing point of 1 molal aqueous solution of glucose also calculate boiling point and freezing point। सब पूछ लिया इसमें, ध्यान से देखोगे सब। एलिवेशन पूछा, डिप्रेशन पूछा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लिया। एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का है, ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है।
किसमें घुला हुआ है? पानी में। कैसे पता चला? एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है। तो क्वेश्चन में केबी का वैल्यू दिया हुआ रहता है और केएफ का वैल्यू भी दिया हुआ रहता है, रटने की जरूरत नहीं है। तो केबी का वैल्यू किसके लिए सिखाया था? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो केबी ऑफ H2O, केबी गुण H2O नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे केबी ऑफ H2O 0.52, रटने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ रहता है, इतना ही वैल्यू इसका होता है। और केएफ का वैल्यू भी वाटर के लिए दिया हुआ रहता है। वाटर एक ऐसा चीज है ना कि पढ़ते पढ़ते बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद हो जाता है। तो नीट में एक बार पूछ भी लिया था कि केबी का वैल्यू H2O का कितना होता है और केएफ का वैल्यू कितना होता है। तो नीट में कभी कभी रटा रटाया क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो नीट वाले स्टूडेंट जो है, बायोलॉजी वाले है ना, मेडिकल एस्पिरेंट्स, वो ये पानी वाला ही सिर्फ याद कर लेना, और दूसरा लिक्विड अगर आएगा उसको हम लिखेंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वाटर का कुछ ना कुछ कभी कभी चीज पूछ लेता है ना, रटा हुआ चीज भी पूछ लेता है। तो इतना क्वेश्चन है। क्या पूछता है? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बेसिकली आपसे पूछ लिया डेल्टा टीबी, यही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी मतलब कितना बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला था केबी में मल्टीप्लाई करेंगे मोलालिटी से, है कि नहीं? अब इसमें डायरेक्टली ही उस सॉल्यूशन का मोलालिटी दे दिया, केबी का वैल्यू भी दे दिया वाटर के लिए 0.52, और मोलालिटी कहता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन है तो 1 से गुना कर दिया तो आ गया 0.52। अब 0.52 सर केल्विन लिखें कि डिग्री सेल्सियस लिखें? सोच करके बताओ बच्चे, सब बताओ। अनुभव, अंबे, अनीश, बताओ सब। यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखें कि केल्विन लिखें? क्योंकि दोनों में से क्योंकि दोनों में से कोई भी केल्विन सर, केल्विन। सोच के बोलोगे डिग्री सेल्सियस या केल्विन के दोनों लिख सकते हैं? सर केल्विन लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं सर, क्योंकि डिफरेंस है। कौन बोला बेटा? यस सर। हाँ, कौन है ना? सब बोल रहे हो। केल्विन लिखे कि डिग्री सेल्सियस, तो देखो ये डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस तो दोनों का सेम होता है। देखो हम बार बार कहते हैं, ध्यान से सुनो सब, जो भी बच्चा है ध्यान सुनेगा, इसी में गड़बड़ी होती है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, हमने टेम्परेचर नहीं निकाला, बल्कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है ना, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस है। तो डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना, तो केल्विन में भी 1 ही केल्विन बढ़ेगा। जैसे मान लो कि तुम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस था, और एक अभी यही वाला क्वेश्चन पूछे तो माथा गर्म होकर के 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, है कि नहीं? 37 डिग्री से 38 डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस में कितना इंक्रीज किया ये बताओ? 3। 37 डिग्री से 38 डिग्री गया, तो डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री इंक्रीज किया? 1 डिग्री है ना। 1 डिग्री। अब बोलो केल्विन में कितना इंक्रीज किया? क्या 1 ही केल्विन इंक्रीज करा कि डिफरेंस होगा? 373 केल्विन। नहीं, 373 ही गड़बड़ कर रहा है। देखो बच्चा, 1 केल्विन सर। पहले क्या करो, 37 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर था ना बॉडी का, उसको केल्विन में चेंज करेगा तो 310 आएगा, 310 केल्विन। और वही अगर 38 डिग्री हो गया तो कितना हो गया? 311 केल्विन। तो 310 केल्विन से 311 केल्विन बढ़ा, तो 1 ही केल्विन बढ़ा ना। हम ये कह रहे हैं, देखो 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 देखो, यहाँ पर ये सब बोले हैं, लेकिन बोलने से थोड़ी ना सब याद रखेगा। यहाँ देख सब, यहाँ देखो, टेम्परेचर T1 मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। और T2 हमेशा के लिए काम आएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई कहे कि डेल्टा टी बताओ, ये सब डिग्री सेल्सियस में लिखे, डेल्टा टी बताओ डिग्री सेल्सियस में, तो दिख रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई केल्विन में पूछा कि डेल्टा टी केल्विन में डिफरेंस बताओ, तो वो कह रहे हैं कि जो T1 था ना, इसमें 273 जोड़ मत देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। T1 केल्विन में चेंज करेगा तो 27 में 273 अगर जोड़ेगा तो 300 केल्विन, ये तो बात ठीक है। और T2 जब लिखा
तो 273 जोड़ेगा तो आएगा 301 केल्विन, है ना। तो डिफरेंस तो अभी भी 300 से 301 केल्विन पहुंचा, तो केल्विन में डिफरेंस अभी भी कितना है, 1 ही केल्विन है। हम सिखा रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम होता है केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का, है कि नहीं। तो ये चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो, या अगर कोई कहता कि केल्विन में कितना बढ़ गया तो 0.52 केल्विन लिखो, दोनों सेम है। ये डिफरेंस बेसिकली इतना बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, तो 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना, तो 0.52 केल्विन ही बढ़ेगा। तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस सेम होता है। डेल्टा टी का वैल्यू सेम होता है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का इक्वल होता है। डिफरेंस बराबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू बराबर थोड़ी ना होता है, ये तो 300 है 301 है, लेकिन डिफरेंस बराबर इक्वल होता है। इसमें गैसेस स्टेट पे बहुत न्यूमेरिकल होता है। तो चलो दोनों ही ठीक है, 0.52 डिग्री सेल्सियस कहो या 0.52 केल्विन कहो। अब जरा ध्यान से सुनो, डेल्टा टीएफ पूछता है। डेल्टा टीएफ के लिए फॉर्मूला एकदम सिमेट्रिकल ना, बस केबी के जगह पर केएफ कर देना, जो कि क्वेश्चन में दिया है। और क्या, तो मोलालिटी। केएफ का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही दिया 1.86 और मोलालिटी है 1, तो कितना, अब बोलो 1.86 डिग्री सेल्सियस में लिखे कि केल्विन में कि दोनों में से कोई होगा, बोलो। दोनों में से कोई, दोनों में से, हाँ दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बोलो सब सेम होता है। डिफरेंस सेम, हाँ बेटा डिफरेंस एकदम सेम होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस की बात करो या केल्विन की। तो केल्विन में भी इतना ही आता, 1.86 केल्विन ही आता। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 0.52। तो दो क्वेश्चन तो हुआ, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अभी दो क्वेश्चन और है, पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी टीबी पूछता है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, 0.52 बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो कितना गया, जितना पहले था, किसका, सॉल्वेंट का, टीबी नॉट कहते हैं, उसमें हम जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी को, जितना बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट था क्या, पानी था, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर था, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा हुआ थोड़ी रहेगा, आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 0.52 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.52 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत बच्चा करता क्या है कि क्वेश्चन में पूछा बॉइलिंग पॉइंट और वो निकाल देता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा ही, लेकिन प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में उसमें जोड़ोगे कितना बढ़ गया, तब ना बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और फ्रीजिंग पॉइंट, सब बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है कि बढ़ता है, घटता घटता है सर, घटता है ना, घटता है। यानी बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट हो कितना जाएगा, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बोलो सब बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसमें ये जो आया उसमें हम जोड़े कि घटाएं, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जोड़ोगे और फ्रीजिंग पॉइंट में घटाओगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये जो डिफरेंस आया था ना, कितना घट गया, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो, ये मैग्नीट्यूड इतना घट गया था, तो उसको माइनस कर दोगे। यानी पानी का होता है 0 डिग्री, आप ही लोग बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस था और घट गया 1.86 डिग्री सेल्सियस, यानी अब फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। ये 4 आंसर हो गया, नोट कर लो, कहीं पर किसी को डाउट हो तो पूछो।
हो गया सर। हो गया सर। आगे बढ़े। यस नो सर। सर। यस सर। अच्छा, एक नो बच्चा कह सर। रहा है। लिखो 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 सब लिख, कोई दिक्कत नहीं, लिखो सब फटाफट। हो गया सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट of 10% weight by weight aqueous solution of glucose। केबी दिया हुआ है, सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्वेंट पानी है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब 0.52। कहता है बॉइलिंग पॉइंट बताओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं पूछ रहा, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। लेकिन पहले तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से निकालना पड़ेगा ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल करके और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन तुम्हारे पास है, उसको पढ़ करके हमें मोलालिटी निकालना है। यानी बेसिकली जिसको पढ़ने भी आता है ना, पढ़ करके भी वहां सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 10% वेट बाय वेट है कि नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ, क्या बता सकते हो तुम लोग? यस सर। बता सकते हो? बोलो तो जरा। यस सर। 10 gram of solute is present in 100 gram of solution. वेरी गुड। 10 ग्राम सॉल्यूट में 10 ग्राम सॉल्यूशन का मास। 100 ग्राम सोल्यूशन में ना? यस सर। हाँ, 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है। उल्टा पुल्टा नहीं समझना है। 10 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, या उल्टा कहो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है। ये अगर पढ़ने आ गया, बहुत बच्चा सही बता रहा है, बस काम हो गया। और क्या, 100 ग्राम मनी मान सोच लेना, सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है कि नहीं। यानी बेसिकली यहीं से हमें सब चीज इंफॉर्मेशन मिल जाता है। पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डेल्टा टीबी वाला मास वगैरह की बात कर रहा है, तो केबी लिखा और मोलालिटी के लिए जो फॉर्मूला मास वाला लिखा था, क्या भाई, तो सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय मोलर मास सॉल्यूट का, नीचे में सॉल्वेंट का मास ग्राम में W1 और ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 1000। यही तो फॉर्मूला लिखे थे, यही मोलालिटी होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा 100 ग्राम सोल्यूशन के अनुसार सॉल्यूट का मास आ गया 10 ग्राम, W2 10 ग्राम सॉल्यूट है, W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 10 ग्राम हो गया। और W1 100 ग्राम सोल्यूशन था, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो 90 ग्राम पानी है, सॉल्वेंट है कि नहीं। 10 को माइनस कर दिया, 90 ग्राम, इजंट इट। अब इन्हीं की चीज की तो यहाँ पे जरूरत है। केबी का वैल्यू दिया ही है 0.52। सॉल्यूट का मास आप लोगों ने इसको पढ़ के निकाला ही 10 ग्राम, तो 10 गुने 1000 डिवाइड बाई M2 मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट है कौन, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, बहुत बार पढ़े हो। और W1 सॉल्वेंट का मास ग्राम में 90 ग्राम, 90 ग्राम। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करोगे तो 0.32 आएगा। डिग्री सेल्सियस में कहो या केल्विन में कहो, दोनों आंसर यही होगा। लेकिन ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ,
ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, इसको टिक मारोगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये निकालना जरूरी है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो निकालना पड़ेगा, लेकिन पूछ रहा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या सिखाया था, जितना बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होगा और जितना बढ़ गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया, उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा। पानी का होता है 100 डिग्री, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी है, और जोड़ देंगे 0.32, तो आंसर आ गया 100.32 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो गया। किसी को अगर कहीं पर समझ में नहीं आए तो पूछोगे बेटा, ऐसे ही न्यूमेरिकल हर जगह पूछता है। फार्मूला याद कर लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार लिख करके, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है यूनिट के साथ, और फिर न्यूमेरिकल को ट्राई करते रहना है। हो गया सर। हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 0.25 ग्राम of a non-volatile solute was dissolved in 10 ml of benzene, लिक्विड है बेंजीन, जिसका कि डी का मतलब डेंसिटी दे दिया 0.8 ग्राम पर ml, ये बेंजीन का डेंसिटी दे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट of solution decreases by 0.4 degree Celsius. Calculate molar mass of solute क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.25 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट था, जिसको कि 10 ml बेंजीन, प्योर सॉल्वेंट बेंजीन है, उसमें ऐड कर दिया, और बेंजीन का डेंसिटी दिया हुआ है। तो बेंजीन का वॉल्यूम दिया और डेंसिटी दिया, तो पहले सोचेंगे कि बेंजीन का मास मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, जिसको W1 कहते हैं। तो W1 मिल गया, W2 मिल गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस बाय, इतना घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया मतलब क्या दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया, डेल्टा TF दिया 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है मोलर मास सॉल्यूट का कितना होगा। तो बेसिकली देखो क्या क्या दिया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में देखें क्या क्या दिया और क्या पूछता है। दिया है सॉल्यूट का मास W2 से रिप्रेजेंट करते 0.25 ग्राम,
और वॉल्यूम दिया सॉल्वेंट का, बेंजीन सॉल्वेंट है, दिस बेंजीन इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का तो वॉल्यूम दिया, हमें क्या चाहिए, उसका मास चाहिए। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया है 10 ml और डेंसिटी दिया 0.8 ग्राम पर ml, यानी बेसिकली 8 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। ये निकालना पड़ा, डायरेक्ट नहीं दिया था। और डेल्टा टीएफ दिया, इतना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, मतलब क्या, बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो 0.4 केल्विन भी होता ना डेल्टा टीएफ का वैल्यू, तो भी हम उतना ही रखते, 0.4 चाहे डिग्री सेल्सियस रहे चाहे केल्विन रहे, डिफरेंस सेम होता है। तो क्या पूछता है, मोलर मास सॉल्वेंट सॉल्यूट का पूछता है। अब याद करेंगे कि फार्मूला जो है डेल्टा टीएफ का क्या है। इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन केएफ दिया हुआ है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट है कौन, बेंजीन है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ रहेगा से इट इज इक्वल टू 5.12, ये दिया हुआ 5.12। तो डेल्टा टीएफ के लिए फार्मूला है, कौन वाला फार्मूला लगाओगे, ये जो मास वाला फार्मूला था। यहाँ पर क्या केफ है कि नहीं, तो केफ तो दिया हुआ, और मोलालिटी का फार्मूला क्या, W2 डिवाइड बाई M2, नीचे में W1 और ऊपर में 1000। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो फार्मूला तो याद ही कर लेना है। अगर नहीं याद है, इंटेलिजेंट अगर स्टूडेंट हो, जो कि सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट ही हैं, तो क्या करोगे, मोलालिटी निकालने आता है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो हो गया। और क्या, केएफ का वैल्यू पुट करते हैं बच्चे 5.12, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में बेंजीन के लिए। सॉल्यूट का मास 0.25 ग्राम, सॉल्यूट का मोलर मास यही तो नहीं पता, M2 हमको निकालना है। सॉल्वेंट का मास निकाल लिया आपने 8 ग्राम है, और ये 1000 ऊपर में कर दिया। तो यहां से डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया 0.4, तो 0.4 के बराबर कर देना। इसमें 273 जोड़ मत देना, 0.4 ही रखोगे। बहुत बच्चा करता है कि अच्छा तो केल्विन में था ना, 273 और जोड़ देंगे, गड़बड़। 0.4 डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों डिफरेंस सेम होता है। यहाँ से M2 आप निकाल सकते हैं, निकाल के हमको बताओ आंसर। 80 ग्राम सर। हमको नहीं पता कितना है, M2 को उधर लेते जाना, 8 गुने 0.4। और कोई निकालो बच्चा, सब करो इसको जरा, यही मोलर मास आ जाएगा ग्राम पर मोल में। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। करो कैलकुलेट। 400 आ रहा है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बेटा जो 400 बोला, 400 सर। नाम नाम तुम्हारा क्या है, 400 आ रहा है सर। देवव्रत कुमार सर। है नीरज, देवव्रत कुमार सर। हाँ देवव्रत, सही है। 400 400 आंसर सही है बेटा। और किसी का है 400? यस सर। किसका है बेटा, नाम बोलो। अम्बे। अम्बे, हाँ बेटा, अम्बे कुमारी 75 रोल नंबर दिख रहा है, सही है बेटा, 400 आएगा। यस सर 400। हाँ यस सब सर 400। कट जाता है सब। मतलब जब भी तुमको नीट में, जेईई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन देता है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से रखता है कि एकदम सिंपल आंसर आ जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, सब आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 400, हाँ ठीक है, वेरी गुड, यही आंसर हो गया। और क्या, लिख लो सर।
हो गया सबका बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा था, चौथा था, थर्ड। तीसरा था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन ना एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, तो देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बल्कि बॉइलिंग पॉइंट कर लो इसको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल solute is 101.04 degrees Celsius. The solution is 2% weight by volume and its density is 1.05 gram per ml. Calculate molar mass of solute. केबी दिया हुआ है, किसका केबी दिया रहेगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब 0.52। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन में कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 101.04 डिग्री सेल्सियस। पहले ये बताओ, क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी होता है। गलत अगर क्वेश्चन को समझ लिया ना उल्टा पुल्टा, तो आंसर भी गलत आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में ये जो 101.04 डिग्री सेल्सियस दिया, ये क्या दिया? एलिवेशन। सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जा रहा है बेटा? ऑडियो क्लियर है? यस सर। अब क्लियर है? अब बीच बीच में नेटवर्क जो है ना, हमें तो अभी कुछ बच्चों का मैसेज भी आया, सर नेटवर्क नहीं आ रहा तो क्लास नहीं कर पा रहे, तो बाद में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। तो रहता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अब मेरे हिसाब से बाबा सबको क्लियर जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो डेटा दिया 101.04 डिग्री सेल्सियस से क्या दिया? बॉइलिंग पॉइंट दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया? बॉइलिंग पॉइंट है ना। ये तो टीबी है ना, ये तो टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट दिया, तो हमको तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। फार्मूला तो डेल्टा टीबी का होता है, टीबी का थोड़ी ना होता है। तो डेल्टा टीबी के लिए क्या करोगे कि जो टीबी दिया 101.04, इसमें से माइनस करोगे। कितना माइनस करे बोलो? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। और बोलो सुमन, सौरभ, अनुभव, तिवारी? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 करेंगे ना। 100 क्यों करेंगे? कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, सॉल्वेंट तो पानी है, तो 100 डिग्री दिया तो नहीं है, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। आप 100 डिग्री सेल्सियस को इसको माइनस कर देंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस को हमने माइनस कर दिया, तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया 1.04 डिग्री सेल्सियस, ये आया। अब डेल्टा टीबी मिल गया। अब इसका हमको फार्मूला पता है, फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन फार्मूला में वैल्यू को पुट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, मोलर मास तो पूछ ही रहा है, वो सब चाहिए। तो अब कंसंट्रेशन टर्म जो दिया उसको पढ़ेंगे। लिखा है 2% वेट बाय वॉल्यूम। यही मैंने कहा था आप लोगों को
कि कंसंट्रेशन टर्म पर बिल्कुल कमांड कर लेना है। ये 2% वेट बाय वॉल्यूम को पढ़ने आता है सबको? यस सर। बोलो, पढ़ो साहब, पढ़ो साहब। 100 ml solution में 2 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है। सबको याद है? बहुत बढ़िया। 100 ml सोल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है। जिसको पढ़ने आ गया ना, पढ़ के ही हो जाता है। हर चीज उस कंसंट्रेशन टर्म में ही छुपा होता है। मास, वॉल्यूम, जो भी सब दिया हुआ है सब छुपा रहता है। यानी बेसिकली 100 ml सोल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, यही तो इसका अर्थ है। 2 ग्राम सॉल्यूट है, ये जिसको पढ़ने आ गया कि काम हो गया। 2 ग्राम सॉल्यूट है, ये 2 ग्राम आपने पढ़ा, यही तो W2 हो गया। हमको W1 निकालना है, तो 100 ml सॉल्यूशन के हिसाब से क्या करोगे ना, कि पहले इसका मास निकाल लोगे। किसका मास निकालोगे? सॉल्यूशन का मास निकालोगे, क्योंकि सॉल्यूशन का ही पहले वॉल्यूम दिया है। तो मास निकाला सॉल्यूशन का, किस फॉर्मूले से? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है? आपने तो पढ़ा 100 ml, पढ़ के तो आ रहा है। डेंसिटी दिया है कितना? 1.05। तो आंसर है 105 ग्राम। 105 ग्राम में सॉल्यूट है 2 ग्राम, W2 सॉल्यूट का मास 2 ग्राम है। तो भाई W1 का मतलब क्या? सॉल्वेंट का मास मिल गया। 105 में से 2 को घटा दिया तो 103 ग्राम, यही तो मास सॉल्वेंट का मिल गया। अब क्या कहता है मोलर मास? तो इसके लिए अब हमारे पास फार्मूला है, डेल्टा TF वाला फार्मूला लगाते हैं ना। डेल्टा TF इट इज इक्वल टू KF, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, मल्टीप्लाइड बाई पीवी सर। अच्छा सॉरी, हाँ डेल्टा TF नहीं, ये तो एलिवेशन की बात कर रहा है ना। तो डेल्टा TB, तो डेल्टा TB हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो डेल्टा TB इट इज इक्वल टू केबी का वैल्यू दिया है, एंड मल्टीप्लाई मोलरिटी क्या होता है? तो सॉल्यूट का मास ऊपर में, नीचे में सॉल्यूट का मोलर मास, यही M2 फाइंड आउट करना है। डिवाइड बाय W1 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ये तो फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में सब वैल्यू को पुट करते हैं। डेल्टा TB निकाल लियो 1.04, केबी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही है 0.52। सॉल्यूट का मास आपने पढ़ के निकाला 2 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 1000। मोलर मास सॉल्यूट का यही तो फाइंड आउट करना है, और सॉल्वेंट का मास आपने 103 ग्राम निकाल लिया। तो M2 यहां से निकाल लोगे, है कि नहीं? कोई निकाल के बताओ कि 9.7 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर। हाँ ये आंसर हो गया बेटा, नोट कर लो। कहीं पर किसी को डाउट हो तो पूछो। यानी कंसंट्रेशन टर्म में शुरुआत में ही मैंने बोला था ना, कमांड एकदम होना चाहिए, और खास करके उसका अर्थ क्या है, क्योंकि उसका अर्थ मीनिंग जिसको आता है उसी में सब चीज छुपा हुआ रहता है। पढ़ के ही सब वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ता। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। लिखो 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 बेटा, लिखिए सब। हो गया सर।
Question number 5. Elevation in boiling point of an aqueous solution of urea is 0.52 degrees Celsius. Calculate its relative lowering of vapor pressure. देखो क्या कहता है, यहां पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है और उससे दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछता है। क्या दिया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और पूछता क्या है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। यानी कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया रहे और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछे। चलो एक और पूछ लेते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट its depression in freezing point. कुछ ये दिया हुआ, जैसे केबी का वैल्यू दिया हुआ, एक्वस सॉल्यूशन है तो केबी का वैल्यू याद भी हो गया होगा, 0.52 होता है और केएफ का वैल्यू 1.86 होता है। यानी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है इसमें कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको देगा और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लेगा। यहाँ पर दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और पूछ लिया, यानी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है सब इसमें है। तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे निकालें? तो देखो हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज गिवन। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? केबी एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अरे भाई तो मोलालिटी तो सॉल्यूशन तो सेम ही है, तो मोलालिटी सॉल्यूशन का क्या होगा? चाहे फॉर्मूला आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लगाओ, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का लगाओ या कोई भी लगाओ, मोलालिटी का वैल्यू तो सबके लिए सेम होगा। तो यहां से मोलालिटी का वैल्यू आ जाएगा ना। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 0.52, isn't it? केबी का वैल्यू 0.52। तो यहां से सबसे पहले आपको मिल गया मोलालिटी, है कि नहीं? तो मोलालिटी आ गया 1 मोलल, 1 मोलल। स्मॉल एम का मतलब क्या? मोलल। अगर मोलालिटी आ गया तो यहां से डायरेक्टली हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। डेल्टा टी क्या फॉर्मूला? केफ। केफ का वैल्यू दिया है, किससे मल्टीप्लाई करते हो? मोलालिटी से। हमने आज तो ये फॉर्मूला इतनी बार लिखा कि एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब केफ का वैल्यू कितना है? 1.86 और मोलालिटी है 1, तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया 1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल गया। और क्या पूछता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। तो RLVP होता क्या है? आपको पता है RLVP जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, X2 के बराबर होता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मिल जाए तो वही RLVP है, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ जो आपने मोलालिटी निकाल लिया, तो मोलालिटी से क्या मोल फ्रैक्शन आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कितना मोलर सॉल्यूशन है? 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो क्या सिखाया था? यही इंटर कन्वर्जन बोला था कि इंटर कन्वर्जन बढ़िया से होना चाहिए।
अब एक मोलर सॉल्यूशन है और उसको हमको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? क्या सिखाया था कि कंसंट्रेशन टर्म का जब इंटरचेंज करना होता है तो जिसमें वो कंसंट्रेशन टर्म डिफाइंड है उतना अमाउंट ले लेते। मोलालिटी 1 मोलर है, बोलो बच्चे क्या लें? क्या लें कि हमको सब चीज मिल जाए? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ किसका? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गया। या इसका अर्थ लिख करके ही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है 1 किलो सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है कि नहीं? 1 मोल ऑफ, अर्थ से भी हो जाता है, ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलो का मतलब क्या? 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यानी 1000 ग्राम जैसे सॉल्वेंट लेंगे ना, यहां से हर चीज मिलते जाएगा बच्चे। ये देखो क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल मिल गया N2। टू का मतलब क्या? किसका? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। कितना मोल? 1 मोल। और हमको N1 चाहिए, तो N1 कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का। मास दिया है 1000 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से। 18 से क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब। तो ये आ जाएगा 55.56। हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए, जो कि RLVP के बराबर है। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल ऊपर में, नीचे में सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो सॉल्यूट का मोल 1, नीचे में 1, n प्लस 55.56। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये आ जाएगा 1/56.56। यही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कहो या RLVP का हो, दोनों के लिए आंसर सेम होगा। नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग कुछ और इसमें न्यूमेरिकल लेंगे और फिर लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर वाला बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जो वांट ऑफ फैक्टर आई के बारे में पढ़ेंगे, उससे भी न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, और अगर मिस कर गया तो समझ नहीं पाओगे। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके वो बात नहीं हो पाती जो कि आप साथ में पढ़ रहे होते हैं। नोट कर लीजिए सर। सीट का क्वेश्चन सर। हाँ करेंगे। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ये वाला खत्म होगा ना, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसके बाद करने के लिए देंगे। सबको मिल गया है? निकाल लिए हो सब उसका प्रिंट आउट? हाँ, तो उसमें से न्यूमेरिकल देंगे। जैसे अगला क्लास में ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही खत्म होगा कि आपको हम असाइनमेंट देना शुरू कर देंगे। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब कर लिया है नोट? यस डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।